चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक अनदर एक्टिविटी के बारे में जिसे हम लोग जानते हैं कि टू प्रूव दैट CO2 इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे प्रीवियस वीडियो में, इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहां पे देखिए इस प्रोसेस के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। कहता है कि ए पॉटेड प्लांट ए ग्लास जार, रबड़ कॉर्क, KOH सॉल्यूशन, बीकर, टेस्ट ट्यूब, अल्कोहल, ड्रॉपर, ठीक है, ड्रॉपर और उसके साथ आयोडीन सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब इसे कैसे वर्क करना है और इसका प्रोसीड्यूर क्या होगा ये आप देखेंगे। देखिए, प्रोसीड्यूर में सबसे पहला जो वर्क होगा वह होगा आपका प्रोसेस ऑफ डीएस्टार्चेशन। डीएस्टार्चेशन हो जाएगा। डीएस्टार्चेशन का मतलब हो जाता है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल of the starch from the body is called de-starchation process। इसके लिए हम लोग जो है ये एक पॉटेड प्लांट को ले लेते हैं और इस पॉटेड प्लांट को, है ना, ट्रांसफर कर देते हैं एक डार्क रूम में ट्रांसफर कर देते हैं। डार्क रूम में जाने पर यह प्लांट को सनलाइट अवेलेबल नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन में भी से अवेलेबल नहीं हो पाएगा सनलाइट, so that the plant is unable to perform the process of photosynthesis, and due to which it utilize its all stored food as in the form of starch in their body। यह सनलाइट अवेलेबल नहीं होने की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो यह अपने बॉडी में स्टोर्ड सम कंप्लीट जो फूड होता है, जो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स अपने बॉडी में स्टोर करती हैं। प्लांट्स क्या करेंगे कि उस स्टार्च के अमाउंट को यूज कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे फॉर देयर सर्वाइवल। अब इसमें क्या होगा कि स्टार्च का यूटिलाइजेशन करने के बाद यह स्टार्च डिफिशिएंट हो जाएंगे, तो डीस्टार्चेशन प्रोसेस के लिए आपको रखना है प्लांट को डार्क रूम में डालना है। और डार्क रूम में कितने घंटे के लिए? फॉर 3 डेज के लिए, है ना। 3 डेज यानी लगभग 72 आवर्स। ठीक है भाई, 72 आवर्स में ये लगभग स्टार्च डिफिशिएंट ये पॉटेड प्लांट गमले में लगा हुआ पौधा हो जाएगा। देन वी हैव टू कंप्लीट a setup of the particular apparatus for the next utilization of the particular potted plant। हमें यहां पे एक सेटअप तैयार करना होगा। हमने जो ग्लास जार लिया था, इस ग्लास जार को इस तरह से हमने सेट करना है कि इस ग्लास जार के भीतर प्लांट का जो लीफ का कुछ हिस्सा है वह भीतर चला जाए। ठीक है, प्लांट का जो लीफ है, इस लीफ का कुछ हिस्सा ग्लास जार के भीतर चले जाना चाहिए। ठीक है, अब इस ग्लास के भीतर एक सॉल्यूशन होता है, जिस सॉल्यूशन को हम लोग कह सकते हैं कि दिस सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ KOH सॉल्यूशन। KOH का मतलब हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, जिसको हम लोग यहां सॉल्यूशन के फॉर्म में यहां पे डालने वाले हैं। और इसके बाद हम इसको एक स्टैंड पर सेट कर देते हैं, एक ट्राइपॉड पर सेट कर देते हैं, ताकि यह एक जगह फिक्स्ड हो जाए। ठीक है, देन एज इट इज इस एपरेटस को, ये सारे सेटअप आपके डार्क रूम में ही होंगे। ठीक है, अब इसके बाद इस सेटअप को हम लोगों को लाकर रखना है सनलाइट में।
we have to utilize, look at here, this is glass jar. यह शीशे के बना हुआ जार है जिसके कारण इसके अंदर लाइट आसानी से चली जाए। इसके अंदर एयर के अदर सारे कंपोनेंट्स होंगे और इसे रबर कॉर्क से जो है वह ब्लॉक किया गया। रबर कॉर्क हमने लिखा है, रबर कॉर्क से ब्लॉक किया गया ताकि बाहर से कोई भी अमाउंट ऑफ एयर यहां पर एंटर ना कर सके, so that the part of the leaf that is trapped inside the glass jar does not receive carbon dioxide. जो पार्ट ऑफ लीफ इस ग्लास जार के अंदर गया उसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलना चाहिए। तो दिमाग में आएगा कि इस जार के अंदर हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, लेकिन द पार्ट ऑफ लीफ दैट इज ट्रैप्ड इनसाइड द पर्टिकुलर जार हैज द एबिलिटी टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। वह रेस्पिरेशन तो करेगा एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी यूज्ड बाय द पार्ट ऑफ द लीफ फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। But the particular solution that is called KOH solution, potassium hydroxide solution, has to absorb the old carbon dioxide present inside the jar or the carbon dioxide released by the part of leaf during the respiration. इससे इस पार्ट ऑफ लीफ को बाकी सारी चीजें मिलेंगी, अदर सारे गैसेस मिल जाएंगे, बट द कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस पार्ट्स। क्योंकि KOH यानी कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है वह उसको क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही रिलीज करेगा यह उसको यूटिलाइज कर लेगा, वह उसके साथ रिएक्ट करके और उसे है ना अनदर कंपाउंड के रूप में उसे कन्वर्ट करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो इस सेटअप को तैयार करने के बाद आपने उसे डाल दिया धूप में। अब इसे सारे कंडीशंस मिल रहे हैं, वाटर मिल रहा है बेनेसेंस के थ्रू, है ना, सनलाइट मिल रहा है क्योंकि ग्लास जार है, ठीक है, ऑक्सीजन मिल रहा है क्योंकि जार में ऑक्सीजन और बाकी सारी गैसेस हैं, लेकिन केवल और केवल एक चीज नहीं है और वह है कार्बन डाइऑक्साइड। देन लीव इट फॉर 6 आवर्स, लीव इट in sunlight up to 5 to 6 hours for the process of photosynthesis। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए इसे 5 से 6 घंटे आपको छोड़ देना है सनलाइट में, ताकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके, स्टार्च बना सके। स्टार्च बनाएगा तो यह अपने बॉडी में स्टार्च को स्टोर करेगा और इस 6 घंटे के बाद यू हैव टू प्लक द लीफ। अब देखिए, ध्यान रखिएगा कि इसमें जो लीफ आपने न प्लक करना है वह वही लीफ प्लक करना है जिसपे आपने अपरेटस सेट किया था, वरना लीफ इधर भी है, इसे भी प्लग किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, लेकिन आपको एपरेटस वाला जो लीफ है उसी को प्लग करना है, उसी को तोड़ना है फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर नेक्स्ट वर्क, नेक्स्ट प्रोसेस। इसके बाद आप इस लीफ को जब आप लेंगे, इस लीफ को आपने लिया तो आपको जब यह लीफ लिया गया, ठीक है, जब यह लीफ यूटिलाइजेशन के लिए लिया गया तो आपको क्या करना है कि इस लीफ में जिस पार्ट तक आपका जो है वह कॉर्क जार के अंदर जो पार्ट ऑफ लीफ था उस तक आपको एक पेंसिल से एक लाइन खींच देनी है, ताकि आपको पता चल सके कि कहां तक, किस पार्ट तक जार के अंदर लीफ को सेट किया गया था। याद रखिए, पेंसिल से, है ना, पेन का यूज नहीं कर सकते क्योंकि पेंसिल जो होता है वह ग्रेफाइट का बना हुआ है और ग्रेफाइट ऐसा चीज है जो इजीली किसी भी चीज में डिसॉल्व नहीं होता, ना ही अल्कोहल में होगा, ना ही वाटर में होगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ये अपने निशानी के लिए है, वो तो हमें वैसे अंदाजा कुछ हो जाता है, लेकिन ये अपने निशान के लिए है, अपने पहचान के लिए कि हमने इतना ही पार्ट रखा था अंदर। इसके बाद जब आप इसमें साइन लगा देंगे, जब आप इसे चिन्ह लगा देंगे, जब इसे आप बता देंगे कि मतलब अपने डिनोट कर लेंगे कि नहीं भाई यही पार्ट ऑफ लीफ जो है वह जार के अंदर था, तब आप इसे प्लेस करेंगे टू बॉयल इनटू द वाटर। इसे आपको क्या करना है कि अब बीकर लेना है ना, बीकर लेना है
और बीकर लेने के बाद इसमें वाटर फिल कर देना है। वाटर इतना फिल करना है कि इसके अंदर लीफ को इमर्स किया जा सके, डुबोया जा सके। ठीक है, वाटर ले लेना है, वाटर ले लेना भाई, वाटर भरा जाएगा। अब वाटर भरने के बाद आपने यहां पे सेट कर देना है आपको स्प्रिट लैंप। क्या सेट कर देना है? स्प्रिट लैंप सेट करना है भाई, स्प्रिट लैंप सेट करना है। और तब इसे बर्निंग फ्लेम यानी इसे बर्न कर देना है, जला देना है स्प्रिट लैंप को, ताकि इसे फ्लेम मिले और यह वाटर जो है वह बॉयल होने लगे। वाटर क्या होने लगे? बॉयल होने लगे। वाटर बॉयल होने लगेगा। वाटर जब बॉयल होने लगे तो प्लेस द पर्टिकुलर लीफ इनसाइड द वाटर। इसे आपको वाटर में प्लेस कर देना है। ठीक है, इसे वाटर में प्लेस कर देना है और वाटर में प्लेस करने के बाद ठीक है, लीव इट फॉर सम टाइम टू बॉयल, है ना, 2 to 5 मिनट्स, 7 मिनट्स मैक्सिमम इसे वाटर में बॉयल कर रहे हैं। और वाटर में बॉयल करने के बाद आपको ये लीफ यहां से हटाना है, ये लीफ यहां पे नहीं रहेगा। ठीक है, इसको आपको प्लेस करना है एक अनदर कंटेनर में, एक अनदर टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिस टेस्ट ट्यूब में मतलब है वह फिल किया हुआ होगा अल्कोहल। क्या फिल किया होगा? अल्कोहल फिल किया होगा। इसी ट्यूब के अंदर आपको न इस लीफ को प्लेस कर देना है। ठीक है, पहले हमने वाटर में बॉयल किया ताकि सारी इंप्योरिटीज इस लीफ से रिमूव हो जाए, कोई दूसरी इंप्योरिटी इसके सरफेस पर ना रहे। इसके बाद हमने क्या किया कि इसे अल्कोहल में बॉयल करना है। किस में बॉयल करेंगे? अल्कोहल में। ठीक है, यह ट्यूब जो है वह कंसिस्ट करता है अल्कोहल को। ठीक है, अल्कोहल को कंसिस्ट करता है और इसके बाहर वाले रीजन में होगा वाटर। यानी वो पहले वाटर बॉयल होगा और जब वाटर बॉयल होने लगेगा तब इस बॉइलिंग वाटर के इफेक्ट के कांटेक्ट में आने की वजह से इस टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा हुआ अल्कोहल बॉयल होगा। क्योंकि अल्कोहल को आपको भी पता है कि डायरेक्ट बर्नर पे नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो हाईली फ्लेमेबल होता है और बर्नर पे जैसे ही रखेंगे उसमें आग लग सकती है। और इसलिए इसे अब वाटर में बॉयल करने लगे। वाटर जब जैसे जैसे बॉयल होगा वैसे वैसे यह अल्कोहल भी बॉयल होगा और अल्कोहल लगातार बॉयल होगा। अल्कोहल का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यह मैक्सिमम चीजों को क्लोरोफिल सहित यह सभी चीजों को जो अंदर प्रेजेंट होगा उसे डिसॉल्व कर लेगा, उसे घुला देगा, उसे अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा और वहां से सारी चीजों को रिमूव कर देगा। ऑल कलर कंटेंट को वहां से रिमूव कर देगा। अब थोड़ी देर बॉयल करेंगे, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स इसे बॉयल करते हैं। और बॉयल करने के बाद जब हमें अंदाज मतलब दिखने लगे, क्योंकि ग्लास टेस्ट ट्यूब होता है, जब हमें लगे कि लीफ जो है वो ऑलमोस्ट कलरलेस हो चुका है, ठीक है, तो इस लीफ को आपको इस अल्कोहल से बाहर निकालना है 15 to 20 मिनट्स बॉयल करने के बाद। जब वो कलरलेस हो जाए, कोई कलर नहीं दिखेगा, क्योंकि लीफ में कलर तो प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल तो डिसॉल्व कर रिमूव हो गया, अब रिमूव हो गया तो कलर होगा कहां से, इसलिए अब लीफ हो जाएगा कलर लेस। अब इसे बाहर निकालकर थोड़ी देर तक आपने ठंडा होने छोड़ देना है। थोड़ी देर में ये टाइट हो जाएगा, तब इस अल्कोहल के कंटेनर को बाहर निकाल के और इस लीफ को फिर से वाटर में ल्यूकवार्म वाटर में इसे बॉइल करना है। ल्यूकवार्म वाटर जो होगा, इस ल्यूकवार्म्ड वाटर के अंदर इसे छोड़ देना है, क्योंकि हार्ड हो जाएगा और हार्ड में अपना जो एक्सपेरिमेंट होगा दैट इज नॉट प्रॉपरली कंप्लीटेड। बात समझ में आ रहा होगा कि यह जो है वह हार्डनेस है, इसलिए यह नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसे अगेन वाटर में प्लेस कर देंगे, ल्यूकवार्म वाटर जो होगा उसमें प्लेस करेंगे ताकि लीफ सॉफ्ट हो जाए। जब लीफ सॉफ्ट हो जाए तब इस लीफ को हमने डालना है एक ग्लास के प्लेट में आफ्टर वॉश। इसे धो देना है लीफ को वाटर से, ताकि इसमें कोई भी अदर इंप्योरिटीज इसके सरफेस पर कंटेन ना रह जाए जो हमारे एक्सपेरिमेंट को इफेक्टिव बना सके। तो इसे वॉश कर देना है टैप वाटर के अंदर। और जब इसे वॉश कर दिया गया, हटा दिया गया, कंप्लीट सारी चीजें रिमूव कर दी गई, तब इसे पेट्री डिश में रखा गया, ग्लास डिश में रखा जाता है।
अधिकांश चीजें आप देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट में ग्लास का ही यूज किया जाता है। वो आपको पता है, ग्लास का इस्तेमाल करने के पीछे सबसे बड़ी वजह होती है कि ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ग्लास की चीजें किसी चीज के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करती हैं और इसीलिए इसमें ग्लास के ही ट्यूब का, ग्लास के ही बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे जो एक्सपेरिमेंट हो उसका रिजल्ट एक्चुअल हो। नंबर एक बात ही होता है। दूसरी बात होती है कि ग्लास जार जो होता है वो कलरलेस होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। अब इसके कारण इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में कलर में अगर कोई चेंज आता है तो वह इजीली डिटेक्टेबल हो जाता है। बाहर से भी उसे आसानी से उसके अंदर आने वाले कलर के चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। और इसीलिए हम लोग ग्लास के पेट्री डिश का यूज कर रहे हैं। ये पेट्री डिश है, ग्लास का एक बड़ा सा डिश होता है, प्लेट टाइप का होता है, उसमें हम लोग डाल देते हैं इस लीफ को। अब इसके बाद डालने के बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने ना यहां पे एक ड्रॉपर की मदद से, ठीक है, एक ड्रॉपर की मदद से, ठीक है, कुछ ड्रॉपलेट्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इस पर डालना है। कुछ ड्रॉपलेट्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इस ड्रॉपलेट की मदद से डालना है और आयोडीन सॉल्यूशन को पूरे लीफ सरफेस पर स्प्रेड ओवर करना है ताकि इसमें एक्सपेरिमेंट अपना कंप्लीट हो जाए। अब हमने वाटर में बॉयल किया, अल्कोहल में बॉयल किया, सारी चीजें डिसॉल्व हो गई, लेकिन एक चीज डिसॉल्व नहीं होगा। याद रखिएगा, अल्कोहल में एक चीज ये डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन स्टार्च जो होगा यह अल्कोहल में कभी डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, अल्कोहल में डिसॉल्व नहीं होता है तो इसका मतलब स्टार्च जो है वो तो अल्कोहल के कारण डिसॉल्व नहीं हुआ होगा, वो बचा हुआ होगा। हमें तो स्टार्च का ही रिक्वायरमेंट है कि यहां पे स्टार्च होना चाहिए, क्योंकि स्टार्च ही है जो इसमें जब यह रखा जाएगा आपका आयोडीन सॉल्यूशन रखा जाएगा। जब आयोडीन सॉल्यूशन इस पर रखा जाएगा तो इसमें प्रेजेंट स्टार्च ही रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि स्टार्च जो है वह कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है और वह आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कलरलेस लीफ है, इसमें कोई कलर हमें तत्काल नहीं दिख रहे हैं। अब जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन को डालते हैं और पूरे लीफ पर स्प्रेड करते हैं तो उसके बाद आपको क्या जो है वह ऑब्जर्वेशन, आप क्या ऑब्जर्व कर पाते हो कि ये जो पार्ट ऑफ लीफ था जो कि जार के बाहर था, इसने ना फौरन जो है वह कलर चेंज करना शुरू कर दिया। भाई कलर चेंज कर रहा है ना, कलर चेंज कर रहा है, ठीक है, कलर चेंज कर रहा है। क्या कलर हो जाएगा इसका? जो पार्ट ऑफ लीफ है जो कि जार के बाहर था वह आप देख रहे हैं कि यह ब्लू ब्लैक कलर में या डार्क ब्लैक कलर में कह सकते हैं, डार्क ब्लू कलर में यह चेंज हो जाता है, डार्क ब्लू कलर में। ठीक है, यह पार्ट कलर चेंज करता है, ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर में यह चेंज कर लेता है अपना, लेकिन यह रिमेन्स कलरलेस, यह कलरलेस रह जाता है जैसा कि पहले था। ठीक है, और यहां पे तो लाइनिंग है जो स्पष्ट करती है कि ये जार के अंदर था, ये जार के बाहर था। तो अब इसमें आपको यह ऑब्जर्वेशन मिलता है कि भाई जो पार्ट ऑफ लीफ जार के अंदर था उसने कोई कलर चेंज नहीं किया, और जो जार के बाहर था उसने कलर चेंज कर दिया, वह ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया ड्यू टू द एडिंग ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। आपके घर में आयोडीन सॉल्यूशन तो होना चाहिए, क्योंकि आयोडीन के सॉल्यूशंस के कंटेंट को हम लोग यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट के तौर पर, घाव वगैरह साफ करने के लिए, जैसे कि बिटाडीन सॉल्यूशन होता है, उसका भी इस्तेमाल यहां पे किया जा सकता है आयोडीन सॉल्यूशन के स्थान पर। आपको अगर विश्वास न हो तो क्लास 9 का एक एक्सपेरिमेंट है स्टार्च के प्रेजेंस को टेस्ट करने का, तो आपको
कोई भी आलू ले लो, आटा ले लो, जो व्हीट फ्लोर होता है या राइस फ्लोर होता है, या राइस को क्रश करके आप वाटर में डिजोल्व कर लो, और उस पर जैसे ही बिटाडीन सॉल्यूशन डालोगे तो बिटाडीन का कलर जो है वो येलोइश ब्राउन होता है। तो और जो स्टार्च सॉल्यूशन होगा वो व्हाइटिश होगा, आटा का सॉल्यूशन होगा व्हाइटिश सॉल्यूशन होगा। और जैसे ही दोनों को मिलाओगे तो तुरंत आपका जो सॉल्यूशन होगा वह ब्लू ब्लैक हो जाएगा, जैसे कि यहां पे ब्लू ब्लैक हो गया। अब इससे ऑब्जर्वेशन तो यह निकला कि जो पार्ट ऑफ लीफ बाहर था वो कलर चेंज किया, जो अंदर था वो नहीं किया। तो इससे आपका अब आप बताओ कि ऑब्जर्वेशन के बाद कि आपका कंक्लूजन क्या होगा। कंक्लूजन ये होगा कि इसमें आपने कहना है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें केवल CO2 तो नहीं मिला, बाकी सारी चीजें तो मिली लेकिन CO2 नहीं मिला। अब CO2 नहीं मिला तो फोटोसिंथेसिस नहीं किया इस पार्ट पे, और तभी तो यहां पे स्टार्च नहीं है, ये स्टार्च से डिफिशियंट है, और स्टार्च से डिफिशियंट है इसीलिए इसने कोई कलर नहीं बदला है। ये तो आपको कंफर्म हो गया। तो इससे आप कंक्लूजन निकाल ले सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए एसेंशियल होता है, नेसेसरी होता है। तो ये एक्टिविटी हमको लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा, और इसकी एक्टिविटी आपको जो है वह PDF फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग उसे वहां से नोट कर सकते हैं अलॉन्ग विद द फिगर, एंड आप उसे अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं इन चीजों को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।